हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आइए आपका स्वागत है हमारे बीएसटी के व्यावसायिक अध्ययन के इस सीरीज़ में। क्लास 12 के लिए जो आपको व्यावसायिक अध्ययन पढ़ने होते हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो इसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करवाएंगे। जिसमें मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिया है। आपने अगर इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए मेरी तरफ से आपको दिल से वादा है कि इस सीरीज़ के बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आप कंप्लीट करिए, आप एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% लिख कर आएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको हमारे सीरीज़ से मिलेगी। यही नहीं, हमारे सीरीज़ की खासियत ये है कि मैं बिल्कुल आसान शब्दों में, अपने शब्दों में मैंने इसका आंसर तैयार करा है, इसका PDF तैयार करा है। तो कंटिन्यू बने रहेंगे ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है व्यावसायिक अध्ययन का, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अभी तक मैंने फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाए हैं, अब इस वीडियो में देखते हैं। अब जो क्वेश्चन होना है वो 11 नंबर से होना है। 11वां ये क्वेश्चन होगा। शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रबंध क्या होता है ये आप जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए, इसके 2 लक्षण भी आपको बताने हैं। लक्षण का मतलब विशेषता होता है, ये बात आप जान लीजिए। प्रबंध के सिद्धांत का मतलब क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना है, फिर सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध क्या होता है, किसी काम को सही तरीके से करना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि हर आदमी क्या हर काम को सही तरीके से कर पाता है? तो आपका जवाब क्या होगा, सर बिल्कुल नहीं। तो उसमें क्या कमी रह जाती है? तो उसमें कमी रह जाती है कि वो उसके नियमों को, उसके सिद्धांतों को वो नहीं जान रहा है। वो बगैर किसी जानकारी के उस काम को कर रहा है। उसके पीछे कोई मार्गदर्शन नहीं है, उसके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है, उसके पीछे अच्छी बातें नहीं हैं, उसके पीछे कोई गाइडलाइन नहीं है। तो जब आपके पीछे कोई गाइडलाइन, कोई मार्गदर्शन ना हो तो आप कहीं ना कहीं आप जो काम करते हैं उसमें सफलता कम मिलती है। अब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नॉर्मली जिसको जानना चाहिए, जिसको मानना चाहिए, जिसको करने के बाद आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पाते हो। वही चीज़ है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे कुछ सपोर्टेड सिद्धांत होते हैं जिसको लेकर, जिसके ज़रिए अगर आप काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नहीं करोगे तो सफलता हो सकती है आपको न मिले, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई बहुत बड़ा समूह है, तो कोई बहुत बड़ा समूह है, उसमें बहुत सारे काम हैं। अब एक आदमी से आप उस काम को करवाएंगे तो हो सकता है वो काम को सही तरीके से न कर पाए। अगर आप काम को थोड़े थोड़े करके बांट कर देंगे तो यकीन मानिए कि वो सारा काम सही तरीके से भी होगा, सिस्टमेटिक भी होगा और आपको सफलता भी मिलेगी अपने काम में। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी बातें जो हैं जिसका पालन करके आप अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। काम को बेहतर करना तो प्रबंध है ही, लेकिन अगर आप उसमें अपने सिद्धांतों को ऐड करेंगे, बहुत सारे प्रबंध शास्त्रियों ने सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया भी है कि ऐसे करना चाहिए, ये करके आप ये कर सकते हैं। जैसे एक सिद्धांत है एकता का सिद्धांत। अब एकता की यूनिटी में हम लोग को क्या देखना होता है कि जब हम काम करते हैं तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार हमको करना चाहिए। अगर एज ए मैनेजर मैं हूँ, एज ए बॉस हूँ, मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हमें सबको एक नज़र से देखना है। अब अगर नहीं देखते हैं तो क्या नुकसान होगा? अब कोई मार तो नहीं देगा हमको कि हम नहीं देखेंगे तो, लेकिन अगर आप सोचिए कि नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा नुकसान तो होगा, क्योंकि मनमुटाव होंगे, कर्मचारियों के बीच में आपसी मतभेद होगा, थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो हम समझेंगे इस बात को कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य होते हैं जो सामान्य कारण और उसके परिणाम को बताते हैं। किस कारण से आपको लागू करना चाहिए, सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि हाँ सर ये नहीं करेंगे तो ये मुश्किलें हो सकती। अगर हम सबको एक नज़र से नहीं देखेंगे तो हमारे साथ मुश्किलें ये हो सकती है कि सारे कर्मचारी मिलकर आपस में जो एक यूनिटी का पावर होता है वो जो है हमारे बिजनेस में वो नहीं आएगा। तो अगर नहीं करते हैं तो परिणाम ये होगा कि हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है। सब कर्मचारी मिलकर काम करेंगे, काम को बांट कर देंगे तो भाई सब दिल से काम करेंगे कि चलो मेरे पास छोटा सा काम है, इसको अच्छे से करके देते हैं, है ना। बॉस भी खुश, मैं भी खुश,
चलिए आगे बढ़ेंगे। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है? आधारभूत सत्य है जो कारण और परिणाम से संबंधित है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसके आधार पर प्रबंध अपने संस्था के भविष्य की कल्पना करता है। हाँ भाई, मैं अगर सिद्धांतवादी हूँ और मैं अगर हर काम को सिद्धांत के तौर पे दिए गए गाइडलाइन, दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार करता हूँ। आप ही मान लिया जाए आप स्टूडेंट हैं, तो जो टीचर आपको कहता है, जो गार्जियन आपको कहते हैं, अगर आप उस पर चलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वो रास्ते जिस पर आप अभी चल रहे हैं उन रास्तों पर हम चल कर आए हैं, ठीक है, आपके पिताजी चल कर आए हैं। अगर वो आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं, मैं आपको मार्गदर्शित कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि इस रास्ते पर मुश्किलें कितनी हैं और किस तरह आपको आगे बढ़ना है। अगर आप हमारी बातों के अनुसार चलेंगे तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी, अगर आप नहीं चलेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरीके से प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रबंध के सिद्धांत के आधार पर प्रबंधक क्या होते हैं? अपने भविष्य की कल्पना कर पाता है कि हाँ, मैंने अगर सिद्धांतों का पालन किया है, आगे बहुत सारे सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, सिद्धांतों का पालन अगर हमने किया है तो हम अपनी भविष्य अच्छे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, अपने संगठन का बेहतर से बेहतर इसकी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखकर छोटी मोटी जो गलतियां होती है उससे आप बच सकते हैं। अगर आपको पता है कि इस जगह पर इस तरीके से काम करना है, ये जो तरीका है, ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत है, इसको अप्लाई करने से हमारी संस्था में हमारी जो प्रॉफिट है, हमारी जो कामयाबी है वो पुख्ता हो सके, वो बेहतर हो सके, तो फिर सही है। तो छोटी मोटी गलतियों से आप बच सकते हैं जिन्होंने उनके पूर्व प्रबंधकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। देखिए, कोई भी चीज़ जब ईजाद होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका नुकसान शामिल रहता है। हर दुर्घटना के बाद ही कोई ना कोई आविष्कार होता है, ये बात जान लीजिए। तो जिन चीज़ों से अगर मान लिया जाए मैंने आपको कहा कि इस रास्ते पर नहीं चलना है, इस रास्ते पर मुश्किलें हैं, इसका मतलब ये है कि हम उन रास्तों की मुश्किलों को झेल कर आए हैं, हमें नुकसान हुआ है, इसीलिए हमने आपको मना किया है, ये बात आप जान लीजिए। तो जो पुराने प्रबंधकों ने गलतियाँ की, पुराने लोगों ने गलतियाँ की, उन्होंने बताया कि आप ये ना करना, तो हम नहीं करेंगे, तो हमको वो नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे सपोज कर लीजिए कि रास्ता है जिसके बीचों बीच में पानी लगा है, उसके नीचे गड्ढा है। अगर मैं उसकी तरफ चला और मैं उस गड्ढे में चला गया और मुझे चोट लग गई, तो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि भाई मैं इस रास्ते से आया था, इस रास्ते में गड्ढा है, आप बिल्कुल मत आना, तो आप तो सेफ़ हो जाएंगे ना। नुकसान में मुझे हुआ है, लेकिन हमारे निर्देश से, हमारे मार्गदर्शन से आप सेफ हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, क्योंकि गड्ढे का पता उन्हीं को है कि कहाँ फंसना है। समझ गए? तो आप अपने सिद्धांतों को, प्रबंध के सिद्धांत को बड़े बुजुर्ग की तरह मानिए, ठीक है। मानिए कि ये कोई बुजुर्ग है जो हमें हमारे भलाई के लिए हमें मार्गदर्शित कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है? आपको मार्गदर्शित करते हैं काम के लिए, बेहतर से बेहतर तरीके के लिए, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, बेहतर से बेहतर भविष्य के लिए। अगर आप इन पर नहीं चलेंगे तो नुकसान होना है, ठीक है, तय है। तो आप पढ़ लीजिए इसको। प्रबंध आधारभूत सत्य होते हैं जो कारण और परिणाम से संबंधित होते हैं। एकदम सत्य है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई झूठ नहीं होता है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत लोग अपने एक्सपीरियंस पे देता है कि हाँ भाई मुझसे ये गलती हुई थी तो मुझे नुकसान हुआ, अब मैंने ये कहा कि ये ना करना है, तो ये सिद्धांत है कि आप नहीं करना, हम आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं, तो आप अगर करेंगे, सत्य ही है ना, इसमें झूठ कहाँ है, झूठ होता ही नहीं है, मैंने आपको कहा। तो छोटी मोटी गलती से आप बच सकते हैं, है ना। प्रबंध के दो लक्षण हैं सिद्धांत के। तो पहली तो बात यह है कि गतिशीलता पाई जाती है। हर एज में, हर जनरेशन में लोग अपने तरीके से इस चीज़ को मैनेज करते हैं। एक सिद्धांत था गांधी जी का कि आप एक गाल पे मारोगे तो दूसरा हम बढ़ा देंगे, तो वो गांधी जी के ज़माने का सिद्धांत था। अब उस सिद्धांत में आज की जनरेशन तो नहीं आएंगे, उसमें कुछ अलग तरीके से उसको पेश करते हैं, वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो गतिशीलता पाई जाती है। प्रबंध के सिद्धांत हर जनरेशन में कार्य के अनुरूप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको फॉलो करता है। ये फॉलो करने की बात यह है कि हर आदमी कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए हर आदमी कहीं ना कहीं धार्मिक है, हर आदमी धर्म को फॉलो करता है, तो जिस शिद्दत से पुराने लोग फॉलो करते थे आज उसमें थोड़ी सी परिवर्तन आई है, फ्यूचर में और परिवर्तन आएगी। तो जैसे जैसे वातावरण गतिशील होगा, बहुत सारी मान्यताएँ ऐसी थी जिस पर हम लोग, हमारे पूर्वज चलते थे लेकिन हम नहीं चलते हैं, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम चलते हैं, हमारे आने वाला जनरेशन नहीं चलेगा, ठीक है।
तो प्रबंध के सिद्धांत गतिशील वातावरण में कार्य करते हैं। हम गतिशील वातावरण, हर पल पल कुछ न कुछ नया बदलाव होता रहता है, अतः उसके सिद्धांत में भी गतिशीलता होती है। वे समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अब वीडियो को पॉज करके नोट भी करते रहिएगा। दूसरा सिद्धांत का ये है, दूसरा लक्षण देखिए, लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें बदल सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर बहुत सारी चीज़ें बदली गई है, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत बदले गए हैं, बहुत सारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बहुत सारे नियम बदले जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जैसे आदमी को लगे कि हम इसको मान सकते हैं। अब मैंने कहा कि आप जो है सो बिल्कुल सभी कर्मचारियों को एक नज़र से देखना है, तो जहाँ तक आपसे संभव होगा तहाँ तक करेंगे, नहीं संभव होगा तो मत करना, ठीक है ना, जैसे हो। लेकिन आपको अपने प्रबंध को बेहतर से बेहतर करने के लिए सिद्धांत अगर फॉलो करेंगे तो बेहतर है। लेकिन लोचशीलता है, आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो दो बातें हो गई, प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य हैं और प्रबंध के लक्षण के बारे में मैंने आपको बताया कि गतिशील वातावरण में काम करता है और इसमें बदलाव आप कर सकते हैं क्योंकि यह लोचशील है, ठीक है। लोचशील का मतलब जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में मैं आपको बता दूँ क्या है वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ये है कि प्रबंध का मतलब तो आप जानते ही हैं, विज्ञान का मतलब मशीनों से है। तो जो काम आप मनुष्य से करते हैं इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, परेशानी ज़्यादा है ना, कर्मचारी को ज़्यादा थकावट हो जाती है। अब वही काम अगर मैनुअली ना कर आप मशीनों से करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका समय बचेगा, कर्मचारियों का हरासमेंट बचेगा, काम तेज़ी से होगा। अब सोच कर देखिए कि कोई एक चीज़ एक हाथों से तैयार होता है, फिर वही चीज़ें मशीन से तैयार होता है, तो आप देखिए कि मशीन कितना स्पीड काम करती है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आप हिसाब करने बैठते तो हाथों से हिसाब करिए और वही मशीन से हिसाब करिए। बैंक में गए होंगे तो मशीन लगी रहती है, हाँ, नोट को काउंट करने की मशीन लगी रहती है। वही नोट अगर एक एक बंडल नोट गिनने बैठ जाए, उसको काउंट करने के लिए जो है सो कैशियर बैठ जाए, फिर तो बैंक का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक ही कस्टमर को निपटाता रह जाएगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध कहता है कि जो पुरानी तरीके थे, पुरानी परंपरा थी, उसको छोड़ दीजिए। आप जो नई नई परंपरा, नई नई तरीके, नए नए मशीन जो ईजाद हो रहे हैं वो इंसान की भलाइयों के लिए ईजाद हो रहे हैं। इंसान उसका यूज करे, इंसान उसको सही तरीके से सही काम के लिए यूज करे, उसको उसके फ़ायदे उसको मिलेंगे। बहुत सिंपल है। वैज्ञानिक प्रबंध से हास्य प्रबंध की पुरानी विचारधारा को छोड़कर वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीक को अपनाने से है। इसके जन्मदाता F.W. टेलर हैं। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं और यह देखना कि वो उसे सुंदर और सस्ते ढंग से कैसे कर सकते हैं। मशीनें सस्ती होती है, इंसानों के मुकाबले में मशीनें सस्ती होती है, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि एक कर्मचारी, अगर आपका घर है, आपको देख रेख करने हैं, तो एक सिक्योरिटी गार्ड आप लगाते हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर 10,000 रुपया महीना ही देते हैं तो साल के कितने हो जाते हैं? 1,20,000 हो जाते हैं। F.W. टेलर का कहना है कि ये जो खर्च आप करोगे इससे अच्छा है कि आप CCTV कैमरा लगाओ, उसका एक अलग भय भी बनेगा। अब वो आपकी संपत्ति है, एक बार पैसा लगाना फिर दोबारा पैसा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। मतलब आपका सुंदर, सस्ता और टिकाऊ भी है। तो वैज्ञानिक प्रबंध ये कहती है कि जो भी काम है उस काम को एक नए तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, आप इसको नोट भी करते जाओ। यहाँ पर मैं पॉज कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य उद्देश्य क्या है, यह हमको पढ़ना है। वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो भी काम हम नए तरीके से करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, पुराने परंपरा को छोड़कर एक वैज्ञानिक तरीके से जिस काम को हम करते हैं उसे हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। तो इसकी विशेषता सबसे पहले तो ये है, इसका क्या उद्देश्य है। मैंने आपको कहा कि आप इंसानों की जगह पर मशीनों का यूज आप कर सकते हो, तो मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या उद्देश्य है? पहला, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन आपको करना है। जहां आदमी का खर्च ज़्यादा होता है उसके मुकाबले में मशीनों का खर्च बहुत कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी होता है। दूसरी बात यह है कि उत्पादन की किस्म में सुधार। मशीनों का जो परफॉर्मा होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, उसमें उसके किस्म में कभी गिरावट नहीं आएगी, न तेज़ आएगी। लेकिन आदमी जब काम करेगा तो उसके हाथों में कभी कुछ। आप घर में ही खाना खाते हो तो घर में जो खाना खाते हो तो उसका टेस्ट आप देखते हो कि हर दिन कुछ न कुछ नया टेस्ट रहता है, ठीक है, एक जैसा टेस्ट तो आपको बिल्कुल कभी नहीं मिलेगा। वही काम अगर मशीनों से खाना बनता है कहीं पर तो वो जाकर देखिए कि सेम टेस्ट आपको डेली मिलेगा। तो समझिए बात को। तो उत्पादन की किस्म भी सुधरेगी अगर आप मशीनों से काम करोगे तो। श्रमिकों की कुशलता में भी वृद्धि होगी क्योंकि श्रमिकों को
आराम मिलेगा मशीनों के ज़रिए अगर काम होगा तो, और उसे एक नया कुछ करने के लिए वक्त बचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बात आपको समझनी है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो उद्देश्य है, सबसे पहला है कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना। वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य कि लागत को न्यूनतम होना चाहिए तथा उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। अब ये बात जान लीजिए कि लागत जब तक न्यूनतम नहीं होगा तब तक आप उत्पादन को अधिकतम नहीं कर सकते। दूसरा है उत्पादन की किस्म में सुधार होगी। वैज्ञानिक प्रबंध तकनीकों को अपनाकर आप उत्पादन की किस्म में भी सुधार कर सकते हैं। तीसरा है श्रमिकों की कार्यकुशलता में आप वृद्धि कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अन्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता सुधार करना, जिससे वे संस्था की इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। आप इसको भी नोट कर लीजिए एक पेज में, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध की उद्देश्य हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध में मानसिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, क्रांति का मतलब होता है बदलाव लाना। जो भी क्रांति होती है वो किसी न किसी बदलाव के लिए, किसी न किसी विरोध के लिए होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो मालिक है वो भगवान है, ठीक है, जो नौकर है वो तो तुच्छ है, ठीक है, उसके पैरों की धूल है वो, ऐसा है। लेकिन नहीं, होना नहीं चाहिए। अब भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अब सपोज कर लीजिए कि अगर हम बिजनेसमैन हैं और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, यकीन मानिए कि हम उनसे कमा रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है, और हम उनकी मदद कर रहे हैं। ये बात आप समझिए, हमारी वो मदद कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। उनके बिना हम नहीं है, हमारे बिना वो नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हमने पैसे लगाए, लेकिन ये बात भी आप नकार नहीं सकते हैं कि ये पैसे उन्हीं की मेहनत के बदौलत है, ठीक है। वो मेहनत करते हैं, वो अपना पसीना बहाते हैं, तब जाकर हम ऑनर हैं। अब मालिक कब होंगे? जब हमारे नीचे लोग खुश होंगे। अच्छा मालिक कौन होता है? वो होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत डेवलप करे, बहुत अच्छा चले, तो आपके नीचे जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनको कभी नफ़रत की नज़र से नहीं देखनी है। कभी उनको ये नहीं समझना है कि ये बहुत कम दर्जे के लोग हैं, ये हमारे गुलाम हैं, ये नहीं समझना है। आपको ये समझना है कि हमारे दोस्त हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, इनके सहयोग से हम कमा रहे हैं। मानसिक क्रांति का मूल आधार यह है कि श्रमिकों और मालिकों में किसी तरह का विरोध ना हो, ठीक है। जहाँ श्रमिक और मालिक में विरोध होगा, ठीक है, वो संगठन कभी विकास नहीं करेगा। ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। उनके बीच एकता कायम हो, लोग एक तरीके से काम करें, एकता रहे, यूनिटी रहे, प्यार रहे, मोहब्बत रहे, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनके बीच एकता कायम हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो। बिना मानसिक क्रांति के ऐसा संभव नहीं है। सोच बदलनी होगी, इसके लिए तो सोच बदलनी होगी, मालिकों को भी और कर्मचारियों को भी, कि कर्मचारी मालिक को अपना सहयोगी समझे, मालिक कर्मचारियों को अपना सहयोगी समझे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। वैज्ञानिक प्रबंध में मानसिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? सोच को बदलना है। पिछला क्वेश्चन क्या था? वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य कम लागत में अधिकतम उत्पादन करिए, उत्पादन की किस्म में सुधार होगी, श्रमिकों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, आदेश की एकता और निर्देश की एकता में संबंध क्या है, क्या अंतर है? आदेश का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने आपको कहा कि भाई 1 गिलास पानी लेते हो, ये मेरा आदेश है। दूसरा, क्लास भर में मैंने आप सभी बच्चों को कहा कि भाई कल आप सब लोग यूनिफॉर्म में आना है, सबको अच्छे से तैयार होकर आना है। तब उसमें क्या है कि निर्देश, आदेश में आप इधर उधर नहीं कर सकते। आपको मैंने परफेक्ट एकदम सीधा तौर पे मैंने आपको खुले शब्दों में कहा कि यही करना, आप ही को करना है। लेकिन निर्देश में एक आध बच्चा हो सकता है कि नहीं भी करे, ठीक है, फिर मैं उसको दोबारा कहूँ। तो निर्देश में क्या है कि आप गोल मटोल कर सकते हैं सिंपली। आदेश में क्या है कि आप नहीं कर सकते। आदेश का मतलब पार्टिकुलरली आपको दिया गया, ठीक है, आपको पार्टिकुलर निर्देश पूरे यूनिटी को दिया गया। निर्देश पूरे यूनिटी को, पूरे संगठन को दिया जाता है, आदेश किसी एक आदमी को दिया जाता है। ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। आदेश का मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक आदमी को कहते हैं किसी काम के लिए, तो उसको तो कह दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पूरे ग्रुप को मैंने कह दिया भाई ऐसा है कि सब लोग कल जो है सो टाइम से आ जाएं, राइट, या भाई ऐसा है सब लोग जो है मेरे लिए गिलास पानी लेकर आए, ठीक है। अब हर आदमी एक दूसरे को देखेगा, यार किसको कहा कौन जाएगा। लेकिन अगर किसी एक आदमी को मैंने कहा कि तुम जाओ ये काम करके आओ, तो वो चला जाएगा, उसमें विरोधाभास नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही पूरे यूनिटी में कोई काम कह दूँ फिर तो ख़त्म, ठीक है, राइट ना। ये बात हो गई कि
आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे जो बचे वो मेरे पीछे आओ। अब पता नहीं कौन किधर गया कौन किधर गया, लेकिन आप अगर आदेश देंगे कि आपको इधर आना है, आपको उधर जाना है, आपको मेरे पीछे पीछे आना है, तो ये तो आदेश हो जाएगा। यहाँ पर तो आप करना ही पड़ेगा। तो आदेश क्या है कि एक आदमी को देना है, निर्देश पूरी यूनिटी को देना है, ठीक है। लेकिन आदेश और निर्देश में क्या अंतर है वो समझिए। किसी संगठन में कर्मचारियों के कुशलतापूर्वक कार्यों के लिए आदेश की एकता का होना बहुत आवश्यकता है, ठीक है। आदेश की एकता समझ गए। और इसी तरीके से निर्देश का मतलब, निर्देश की एकता में अभिप्राय व्यक्तियों के एक समूह को जिसका उद्देश्य एक समान हो, एक ही मस्तिष्क से एक ही योजना का निर्माण होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक यूनिटी है, एक संगठन है, तो एक आदमी उसको निर्देश दे। अब ऐसा नहीं कि एक आदमी आकर कुछ और कह दे, दूसरा मैनेजर कुछ और कह दे, तीसरा मैनेजर कुछ और कह दे। एक मैनेजर कहे कि ये काम करना है, दूसरा मैनेजर कहे ये दूसरा काम करना है, ये काम छोड़ दो, फिर तो पागल हो जाएगा आदमी, पागल हो जाएगा कर्मचारी। आदेश में आप बेहतर से बेहतर काम को परफॉर्मेंस देंगे, निर्देश में आप ये कोशिश करेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ कोई एक आदमी ही पूरे संगठन को निर्देश दे, ठीक है। आगे बढ़ें। आदेश की एकता का संबंध लोगों के काम से, आपको स्पेशली कहा जाएगा कि ये काम करो। निर्देश की एकता का मतलब संगठन के पारस्परिक काम से, पूरे संगठन के काम को एक साथ यूनिटी में लाना, वो निर्देश कहलाता है, ठीक है। ये बात जान लीजिए। पूरे संगठन को आप ऐसे कह सकते हैं कि आदेश एक आदमी को एक काम के लिए दिया जाता है, निर्देश पूरे संगठन के काम को यूनिटी में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आदेश की एकता उच्च अधिकारी और अधीनस्थ के संबंध मजबूत बनाते हैं और अनुशासन व नियंत्रण स्थापित करते हैं। लेकिन निर्देश की एकता में क्या होता है, विभिन्न विभागों, कार्यों एवं उद्देश्य में एकरूपता लाने का काम समन्वय, मतलब पूरे संगठन को जब हम जोड़ते हैं तो वो निर्देश कहलाती है। किसी पार्टिकुलर आदमी को जोड़ते हैं, किसी एक आदमी को जोड़ते हैं तो वो आदेश कहलाती है, ठीक है। आप एक और इसमें टॉपिक जोड़ लेना, आदेश की एकता में कभी भी दोहरीकरण नहीं होती। दोहरीकरण का मतलब यह है कि इसमें दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निर्देश में हो सकता है कि दोहरीकरण हो भी जाए, क्योंकि निर्देश मैंने इकट्ठे दिया सबको। अब हो सकता है कोई माने या ना माने, ठीक है। बस समझ में आ गई। चलिए तो आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लें। 2 अंतर यहाँ से, 1 अंतर यहाँ से, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। सोपान श्रृंखला एवं समतल संपर्क से आप क्या समझते हैं? समतल संपर्क क्या होता है और सोपान श्रृंखला क्या होता है? हेनरी फेयल को आप देख रहे हैं, हेनरी फेयल ने 14 सिद्धांत दिए प्रबंध के, ठीक है। उसी में एक है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला क्या होता है ये बात आप समझिए। अब क्या है कि कर्मचारियों से एक मैनेजर काम करवाता है। अब कर्मचारियों और मैनेजर के बीच में एक संपर्क होना चाहिए, एक संपर्क होता है। एक उच्च अधिकारी, मध्य अधिकारी और जो पर्यवेक्षक होता है जिसको हम लोग निम्न अधिकारी कहते हैं। ये सारे लोगों के बीच में एक तरीका होता है काम करने का। अब ऐसा नहीं है कि कर्मचारी के लिए एक मैनेजर रखा गया है और उसके मैनेजरों को देखने के लिए एक मैनेजर और रखा गया है और उन सबको देखने के लिए एक और अधिकारी रखा गया है उच्च स्तरीय। अब उच्च स्तरीय वाले सीधे जाकर मैनेजर से बीच वाले से ना मिले, निम्न वाले को ना मिले, सीधे जाकर कर्मचारी से तू मैं करे कि ये काम करो वो काम करो, भाई कैसा चलेगा? ये तो नहीं चलना है ना। उनका काम क्या है कि वो मध्य स्तर से संपर्क करें। काम में कोई गड़बड़ी होती है तो मध्य स्तर वाले निम्न स्तर से संपर्क करें और निम्न स्तर वाले कर्मचारियों से संपर्क करें। एक तरीका बनाया गया है। तो जो तरीके में आप काम करेंगे, ठीक है, एक श्रृंखला में जो काम करेंगे उसको सोपान श्रृंखला कहते हैं। ऐसा नहीं कि श्रृंखला तोड़कर, ठीक है, जो बंदिशें हैं उसको तोड़कर आप आगे बढ़ जाइए, ये गलत बात है। तो फेयल ने कहा कि एक तरीका है, उस तरीके के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। फेयल के 14 सिद्धांत में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इनके अनुसार कर्मचारी और प्रबंधक के बीच में ऐसा समतल संपर्क होना चाहिए जिससे कि संदेश वाहन में कोई देरी ना हो, ठीक है। उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियरली होनी चाहिए, ठीक है, कि संदेश वाहन में किसी तरह का कोई देरी ना हो जाए। बात समझ में आ रही? किसी तरह की कोई देरी नहीं हो जाए, ठीक है। उच्च स्तरीय मध्य स्तरीय खड़ाक से पहुंचाए बात को, मध्य स्तर वाले निम्न स्तर तक तुरंत पहुंचा दे, है ना। मान लो कि कोई संगठन है, कोई टारगेट है उसका, तो उच्च स्तर वाले मध्य स्तर को बताएंगे तुरंत, मध्य स्तर वाले निम्न स्तर को बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा समतल संपर्क होना चाहिए ताकि काम में कभी भी बाधा ना हो, ठीक है। आगे बढ़ें।
17 नंबर व्यावसायिक। अब हम लोग आगे हैं तीसरे चैप्टर के अंदर। व्यावसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल सा है। वातावरण का मतलब ये होता है जहाँ आप रहते हो। बिजनेस भी एक वातावरण का पार्ट है, लेकिन बिजनेस क्या है कि हमारे सामान्य वातावरण के अलावा बिजनेस कई और चीज़ों से प्रभावित होता है। ठीक है, वातावरण का मतलब क्या होता है? जिससे हम प्रभावित होते हैं। धूप है, बारिश है, हवाएं हैं, ठंड है, गर्मी है, इन सब चीज़ों से हमारा शरीर और हमारा जीवन शैली हम प्रभावित होते हैं। उसी तरीके से एक बिजनेस का भी जीवन शैली, बिजनेस भी प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? तो वो सरकार से प्रभावित होता है, कानून से प्रभावित होता है, ग्राहक से प्रभावित होता है, समाज से प्रभावित होता है। तो अलग अलग जो घटके हैं जो व्यवसाय से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, जिसका असर व्यवसाय पे पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे देश में कहीं पर कुछ ऐसी आपदा आ जाए जहां लोगों को खाने के लाले पड़ जाए, पैसे ना हो, तो फिर ऐसे में जो बिजनेसेस चलती है, जैसे मान लो बहुत सारी बिजनेस है, मोटर कार की बिजनेस है। अब जहां खाने के पैसे नहीं, वहाँ मोटर कार की बिजनेस चलेगी भाई? नहीं चलेगी ना, है ये बात है ना। ठीक है, तो वे सारे घटक जो पर्यावरण को चारों तरफ से घेरे रहती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपको दिखेगा कि वो हमको प्रभावित कर रहा है, कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली आपको नहीं भी दिखेगा कि ये हमको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं उसे व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। ठीक है, ये घटक क्या क्या होता है इसको याद रखना। ठीक है, ये क्या क्या होता है? आर्थिक वातावरण, राजनीतिक घटक, सामाजिक घटक, कानूनी घटक, ग्राहक इत्यादि। ठीक है, बस समझ गए। तो राजनीति परिस्थितियां भी व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करती है। कोई सरकार आएगा तो वादा करेगा कि मैं शराब बंद कर दूंगा, कोई सरकार कहेगा कि मैं शराब चालू कर दूंगा। तो उनके सरकारों पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की व्यवसाय की स्थिति कैसे होगी। कोई सरकार आएगी तो जीएसटी लगा देगी, कोई सरकार आएगी तो जीएसटी हटा देगी। तो इस सरकार पर भी डिपेंड करता है कि व्यवसाय की जो वस्तुएँ हैं वो किस रेट पर हम आम ग्राहक तक कैसे पहुँचेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। व्यावसायिक वातावरण से यहाँ से उन तमाम घटकों से हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, घटक का मतलब जो चीज़ें हैं, जो तर्क है, जो भी यूनिटी है, जो हमको प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया आपने। व्यावसायिक वातावरण के प्रकार क्या हैं? 2 तरह के प्रकार हैं, बहुत सिंपल है। एक है आंतरिक वातावरण, व्यवसाय के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ घटक है। एक है बाहरी वातावरण, तो कुछ चीज़ें व्यवसाय के अंदर हैं। ठीक है, व्यवसाय के हाथ में है, जैसे जो भी चीज़ें उसके पास है, जैसे भूमि है, उत्पादन है, पूंजी है, उसके पैसे वो लगाए ना लगाए, ग्राहक श्रम है, उसके पास श्रमिक है, बैठा के रखे, काम करवा के पैसा दे, अब जैसे देने का मन हो। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। भवन है, वो रखे, गिरा दे, तोड़ ले, ये उसकी मर्जी। व्यवसायिक ढांचा है, संगठन की नीतियां हैं, उसके मतलब जो व्यवसाय के हाथ में होता है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग आंतरिक वातावरण कहते हैं, जो उसको काफ़ी हद तक प्रभावित नहीं करता है। कैसे करेगा? उसके हाथ में जो चीज़ हमारे हाथ में वो हमें कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आंतरिक वातावरण क्या होता है? आंतरिक वातावरण के अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर शासन का नियंत्रण होता है तथा जो व्यवसाय के अंदर होते हैं, जैसे भूमि है, उत्पादन है, आप अपने अकॉर्डिंग करो, आपके हाथ में ये सारी चीज़ें। ठीक है, श्रम है, पूंजी। लेकिन बाहरी वातावरण क्या होता है? अब ग्राहक को आप अपने अकॉर्डिंग सामान नहीं बेच सकते हो, ग्राहक जैसा चाहेगा वही लेगा। सरकार को आप नहीं चला रहे हो, सरकार आपको चला रही है। राजनीतिक परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, सामाजिक परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ये बात आप जान लीजिए, ये सब आपके बाहर है, हाथ के बाहर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि व्यवसाय के वातावरण के 2 प्रकार है, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण। आंतरिक मतलब जो व्यवसाय के अंदर हो, बाहरी वातावरण का मतलब जो व्यवसाय के बाहर हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। व्यावसायिक उद्यमों के लिए अपने पर्यावरण को समझना क्यों जरूरी है? आप जहाँ रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, जहाँ आपको बिजनेस करना है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की बिजनेस परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ कैसे रहना है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ का मार्केट क्या है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर लोगे। मान लो कि ऐसी जगह कोई सामान, कोई चीज़ लोग, मान लो कि चीनी कहीं लोग नहीं खाता है, ठीक है, आप वहाँ जाकर चीनी का फैक्ट्री लगा दे, तो जितने पैसे आपके पास थे सब आपने वहाँ लगा दिया और वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को चीनी खिला रहे, लोग खा नहीं रहे, तो आप बताओ कि क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा ना, ये बात समझिए। तो व्यावसायिक उद्यमों के लिए पर्यावरण का पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ रहते हो, जहाँ आपको बिजनेस करना, वहाँ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो काम आप करने जा रहे हो वो अनिश्चित है, सफलता अनिश्चित है, फ्यूचर अनिश्चित है, और जहाँ अनिश्चित है वहाँ जोखिम है, वहाँ मुश्किल है ना। आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है, जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग आप खड़े नहीं उतर पाएंगे। तो अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का सामना करने के लिए यदि व्यवसायी समय रहते अगर आप व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करोगे, तो जो व्यावसायिक वातावरण में जो चेंजेस आने वाले हैं, जो कुछ परिवर्तन आने वाला है, उसका जो आपको नुकसान होने वाला है वो पता चल जाएगा पहले। जब वो आपको पता चल जाएगा तो फिर हो सकता है आप उससे बचाव कर सकते हो, ठीक है। घर से निकलने से पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि आज बारिश हो सकती है, आसमां की तरफ एक बार देख लीजिए, कुछ अंदाज़ा लगा लीजिए कि बारिश हो सकती है, तो आप भीगने से बच सकते हो, आपकी तबीयत ख़राब होने से बच सकती है, आप छाता ले लो। उसी तरीके से अगर आप व्यवसाय में कोई काम कर रहे हो तो आप जो वातावरण है उसका अध्ययन कर लेना, नहीं तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें बदलती रह जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कहाँ बेचना है सामान, वातावरण बेचना है, और लोगों के बारे में जानना भी तो होगा कि वो चाहते क्या है, किस तरह की वस्तुएं चाहते हैं। तो व्यवसाय की सफलता वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें आप व्यवसाय को चला रहा है, ठीक है। अगर आप व्यवसायिक वातावरण के बारे में जानकारी हासिल नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, दो बातें मैंने इसमें नोट किया है। अनिश्चितताओं, जोखिमों एवं खतरों का सामना करने के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करते रहिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कब कौन आपको पलट के चला जाएगा कहना मुश्किल है। सफलता प्राप्त करने के लिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो व्यवसायिक वातावरण के बारे में आप जानकारी लेते रहिएगा। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज हम लोग ले रहे हैं। उदारीकरण से 121 क्वेश्चन है पूरे सीरीज़ में, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने 121 पूरे बुक से क्वेश्चन कलेक्ट किया है और उसका आंसर तैयार किया है, और आप देख रहे होंगे कि कितना मेहनत से मैंने तैयार किया। आप इस मेहनत को देखिए, आप अपनी मेहनत को देखिए और कंटिन्यू बने रहिए और पढ़िए हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा। और मान लीजिए इस बात को कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ठीक है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं भाई? उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारता से। सरकार पहले क्या थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरकार के पास सारी पावर थी, ठीक है, सरकार के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती थी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सरकार सबको नहीं चला सकती, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि धीरे धीरे कुछ न कुछ ढील जो होता है ना, मतलब कुछ रिलीफ देना लोगों को शुरू किया कि भाई आप भी करो, कुछ हाथ बटाओ, प्राइवेट सेक्टर को लाने की काम किया गया। तो उसी सिलसिले में 1991 में, मतलब 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसमें कई नीति अपनाई गई, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। अब इसमें हमको उदारीकरण के बारे में पहले समझना है। उदारीकरण से आशय व्यवसाय एवं उद्योग, यहाँ पर उद्योग होगा, उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को, ठीक है, जो प्रतिबंध लगे थे कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, सबको हटाया गया। अब करो, कुछ तो करो, ठीक है। प्रतिबंधकों को कम करना ताकि अनावश्यक प्रतिबंधों को, ठीक है, अनावश्यक प्रतिबंध जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे कानून लादे गए हमारे प्राइवेट सेक्टर पे, तो उनको रिलीफ दिया गया कि आप करो, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना, है ना, समाप्त कर दिया गया। उदारीकरण के द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया गया जिससे देश के व्यवसाय और उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके, ठीक है ना। बंदिशें इतनी न लगा देना कि वो आगे आने से भी कतरा जाए, ठीक है। वही बात थी कि बंदिशें थी, जो रुकावट थी, जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था व्यवसायियों के ऊपर, उसको कम किया गया,
ठीक है। जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको उदारता मतलब उसको सॉफ्ट किया गया, ठीक है ना। सरकार अपने उदार दिल को दिखाया कि हाँ भाई जाओ, है ना, सारे प्राइवेट सेक्टर जाओ, अपने अकॉर्डिंग जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है, पूरी उदारता के साथ, मैं रोकने वाला नहीं, ठीक है। मेरे पास जो प्रतिबंध मैंने लगा रखे थे सब मैंने हटा दिए, ठीक है। अब आ गया है वो वक्त जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है। किसको कहा जा रहा है? तो प्राइवेट सेक्टर को कहा जा रहा है, ठीक है। और जो व्यवसाय है उसको कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा जो प्रतिबंध लगे हैं उसको थोड़ा सा मैं रिलीफ कर रहा हूँ, आप लोग मन से काम करिए, अच्छे से काम करिए, देश में रोज़गार के अवसर पैदा करिए, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार ऐसा कह रही है, किसको? व्यवसायियों को कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि जानती है कि वो अकेले सारा काम नहीं कर सकती है, पूरे देश के लोगों को रोज़गार नहीं। आप ये बात जान लीजिए कि 15 to 17% के बीच में ही लोग सरकारी नौकरी में है, बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट में हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार ये सोच ले कि मैं 100% लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे दूँ तो संभव तो नहीं है। तो सरकार जो अपने पास रखी हुई है, जो जिन पावरों को, वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगी सरकार, प्रतिबंधों को हटाएगी, लोगों को रिलीफ देगी, तब तो लोग आगे बढ़ेगा, ठीक है। तब तक लोग आगे बढ़ के कुछ करने की सोचेगा भी, ठीक है, और अपने देश को आगे बढ़ाएगा। समझ गए? तो इतने क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। आपका काम ये है कि अगर आपको नहीं याद होता है तो 2 से 4 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक, और प्रैक्टिस करिए, नोट करने का प्रयास करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसका आंसर नोट कर लीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ बदलाव चाहिए अपने अकॉर्डिंग तो करिए, ठीक है। जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप लिख दीजिए। थ्योरी का मतलब अपने थॉट दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो आंसर मेरा लिखा हुआ है आप उसी को बोलिए, उसी को लिखना है, बिल्कुल नहीं, ये बात मत समझिए। क्वेश्चन को समझना है और उसके इर्द गिर्द आपको जो बन पड़े वो सब लिखिए, और अभी से लिखने का प्रैक्टिस करिए, अभी से लिखने का हैबिट डालिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। BST का नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे 21 से, ठीक है। अब देख रहे हैं कि मैंने सारा क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज में लिया है, सीक्वेंस वाइज में, चैप्टर वाइज, एक क्वेश्चन, ऐसे सभी क्वेश्चन आप पलट के देख लीजिए प्रीवियस पेपर, सारा क्वेश्चन आपको हमारी सेट से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव के वीडियो डले हैं, एक लाइव सेशन का भी वीडियो है, प्लेलिस्ट चेक करो उसमें, और उसके बाद एक PDF का भी वीडियो डला हुआ है, आप वो भी देखिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।